हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह भी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या इसका बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं। इसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि हमें यह शेयर खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 2 जुलाई 2025 को था और इसका जो इशू प्राइस था वह 740 रुपए पर शेयर था, यानी कि इसके एक शेयर का प्राइस 740 रुपए था। और जब 2 जुलाई को यह शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ तो यह 835 रुपए के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि लिस्ट होते ही 12.84% का डिसेंट प्रॉफिट दिया। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 12,500 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 10,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास आएगा, कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है। और वहीं पर जो पैसा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल से कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी 2007 में शुरू हुई थी और यह एक रिटेल फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि यह कंपनी आम लोगों को लोन और फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज देती है। यह कंपनी बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे काम करती है, जैसे लोन देना और ईएमआई पर पैसे देना। और यह कंपनी अपने कस्टमर्स को लोन और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी देती है, जैसे बैंक ऑफिस का काम, लोन रिकवरी और सेल सपोर्ट का काम करती है दूसरी कंपनियों के लिए। बीपीओ का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने कुछ काम जैसे कस्टमर सर्विसेज, बिलिंग, डेटा एंट्री और सेल सपोर्ट किसी दूसरी कंपनी को करने के लिए देती है तो इस प्रोसेस को बीपीओ कहते हैं, यानी कि यह कंपनी दूसरे बैंक कंपनियों के कामों को भी करती है। यह कंपनी ये सारी सर्विसेज मेनली अपने प्रमोटर यानी एचडीएफसी बैंक को देती है। इसके साथ साथ यह कंपनी इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट भी सेल करती है, जो ज्यादातर उन कस्टमर्स को दिए जाते हैं जो कंपनी से लोन लेते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसे फिजिटल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रोवाइड करती है। 31 मार्च 2025 तक इस कंपनी के पास इंडिया के 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 1,771 ब्रांचेस है, जो 1,170 सिटीज और टाउन्स में है। इनमें से 80% से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया के टॉप 20 बड़े शहरों से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी मेनली छोटी सिटीज और टाउन में अपना फोकस रखती है, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज की ज्यादा जरूरत होती है। और इस कंपनी ने अपने काम के लिए स्ट्रांग सिस्टम और प्रोसेस बनाया है, जो उन्हें अच्छे तरीके से लोन देने और पैसा वापस लेने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी पहले केयरफुली चेक करती है कि किस कस्टमर को लोन देना चाहिए और फिर लोन के बाद पैसा टाइम पे वापस लेने के लिए भी स्ट्रांग प्रोसेस फॉलो करती है। यही वजह है कि उनका लोन रीपेमेंट सिस्टम काफी स्ट्रांग है। और यह कंपनी 30 सितंबर 2024 तक 1.75 करोड़ कस्टमर्स को सर्विसेज दी है। इसका मतलब है कि कंपनी का कस्टमर बेस काफी बड़ा हो चुका है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर अब तक उनके कस्टमर्स की संख्या हर साल लगभग 28.22% की स्पीड से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है और लोग उसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे लोन फाइनेंस को पसंद कर रहे हैं। यह ग्रोथ फ्यूचर में भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस का सिग्नल दे सकता है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू 2023 में 12,402 करोड़ का रेवेन्यू यह कंपनी जनरेट की थी। वहीं पर 2024 में 14,171 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है और 2025 में 16,300 करोड़ के
रेवेन्यू जनरेट की है। तो यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए आया है और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 1959 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट की थी और 2024 में 2460 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है और 2025 में 2175 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट पिछले साल यानी 2024 के कंपैरिजन में इस साल 2025 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका प्रॉफिट 2023 से बढ़ते हुए आया है। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में 10,436 करोड़ का नेटवर्थ था और 2024 में 12,802 करोड़ का नेटवर्थ हो गया और 2025 में 14,936 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। तो इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आया है। तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इसके आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.72% है। अगर किसी भी शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट बना रही है। और इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5.85 है, जो कि अधिक है। यानी नॉर्मल किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक इसलिए है क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है, लोन देने का काम करती है, इसलिए यहाँ पर इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। और इसकी ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आईपीओ से पहले 27.41 रुपीज था, वहीं पर आईपीओ के बाद 26.29 रुपीज हो गया। यहाँ पर इसका ईपीएस भी ठीक देखने को मिल रहा है। वहीं पर इसका पीई रेशियो आईपीओ के पहले 27 था और आईपीओ के बाद 28.15 हो गया। तो यहाँ पर इसका थोड़ा पी रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल डिसेंट है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.19% देखने को मिल रही है। अगर किसी भी शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 40% या 40% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर एफआई की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआई की होल्डिंग 4.11% देखने को मिल रही है और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 3.02% की देखने की मिल रही है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों को भी इस शेयर पर ट्रस्ट है। तो ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर है उसको देख लेते हैं। पहले रिस्क की बात करें तो कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस इकोनॉमी के गिरने और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से अफेक्ट हो सकता है। अगर इकोनॉमी खराब हो जाए या इंटरेस्ट रेट्स अचानक से बढ़ जाए तो इस सिचुएशन में लोग लोन लेना कम करते हैं या रीपेमेंट में दिक्कत होती है, जिसका सीधा असर कंपनी की अर्निंग और ग्रोथ पर पड़ता है। दूसरा रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी का बिजनेस एचडीएफसी बैंक पर काफी डिपेंड करता है इन 3 चीजों के लिए: ब्रांड नेम, फंडिंग और ऑपरेशन सपोर्ट के लिए। लोग इस कंपनी पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यह एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई है और एचडीएफसी बैंक का ब्रांड सपोर्ट ना हो तो लोगों का भरोसा कम हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ कंपनी को जो पैसा मिलता है लोन देने के लिए उसका भी बड़ा हिस्सा एचडीएफसी बैंक से आता है। अगर फ्यूचर में बैंक फंडिंग कम कर दे तो कंपनी के लिए नए लोन्स देना या अपना काम या बिजनेस स्मूथ चलाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही कंपनी के डेली ऑपरेशंस जैसे टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एचडीएफसी बैंक से मदद मिलती है। अगर कभी यह सपोर्ट कम हो गया तो कंपनी को बिजनेस चलाने में दिक्कत आ सकता है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी लोन देने और लोन का पैसा वापस लेने के लिए बाहर के पार्टनर पर भी डिपेंड करती है। यह डिपेंडेंसी कंपनी के लिए ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट करता है। अगर इन एक्सटर्नल पार्टनर ने काम सही से नहीं किया, जैसे लोन सही कस्टमर को नहीं दिया या टाइम पे रिकवर नहीं किया, तो कंपनी को लॉस हो सकता है। चौथे रिस्क की बात करें तो कंपनी को अपने बिजनेस में बैंक्स, फिनटेक कंपनी और दूसरी एनबीएफसी से काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यह सभी प्लेयर मार्केट में लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं। इस कंपटीशन की वजह से कंपनी को अपने इंटरेस्ट रेट्स या फीस कम रखनी पड़ती है, जिससे उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकती है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या उनको अभी बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू मिला था तो आपको लगभग अभी 13% का प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि यह शेयर आपको थोड़े दिन में ही डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, यानी आप थोड़े दिन में प्रॉफिट लेने के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए थे, तो इसके शेयर बेच करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो कंपनी का फंडामेंटल ठीक है और यह कंपनी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी भी है,
तो आप इसके शेयर होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप इसके कुछ शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कुछ शेयर को होल्ड करके फ्यूचर ग्रोथ का वेट कर सकते हो। इस तरह आप प्रॉफिट भी ले लेंगे और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था और अभी आप इसको बाय करने का सोच रहे तो अभी बाय मत करिए, थोड़ा वेट कीजिए। जब यह शेयर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब आप इसको बाय कर सकते हो। क्या होता है कि जब भी किसी भी शेयर की स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग होती है तो उसका शेयर प्राइस कुछ दिनों तक ऊपर नीचे बहुत तेजी से जाता रहता है, इसलिए अभी आप इसको बाई ना करके थोड़ा दिन और वेट कर सकते हो, फिर वहां पर एनालिसिस करके बाई कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।